बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैंने आपसे कहा था कि अगले 72 घंटों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जो है वो अब लाहौर पहुंच गया है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त वो लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। बहुत सारी बातें और खबरें आ रही थी कि इनको पकड़ा जाएगा, रोका जाएगा, रास्ते में रुकावटें डाली जाएगी, लेकिन ये इनकी तादाद भी काफी ज्यादा है और ये सारे पार्लियामेंटेरियन है। अब हर पार्लियामेंटेरियन जो है वो एक गाड़ी में है तो उसके साथ भी 2-4 लोग हैं, साथ एक आधी गाड़ी और भी है, तो ये सैकड़ों गाड़ियां बन जाती हैं और बड़ी तादाद में ये लोग पहुंचे लाहौर में। रास्ते में इनका जगह जगह पे जीटी रोड से क्योंकि ये लोग आए तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी बन गई। रास्ते में जगह जगह इनका इस्तकबाल हुआ इस काफिले का। गंडापुर साहब भी इसके अंदर हैं, बैरिस्टर घोड़ भी इसके अंदर हैं, बाकी जो पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, दीगर इलाकों से हैं, वो पंजाब में इकट्ठे हो रहे हैं लाहौर में। स्टोरी है लाहौर में इकट्ठे होने का मकसद ये जो न्यूज वेबसाइट है ये अमेरिका के अंदर है और अगर ये कोई गलत खबर देते हैं तो इनके ऊपर वहां पे केस भी हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत सारे और वहां पे खबर देने से पहले इदारे काफी दफा सोचते भी हैं कि उनके ऊपर अगर केस हो गया तो फिर क्या करेंगे, लेकिन इस खबर के अंदर कोई चीजें ऐसी हैं जो मैंने बतौर सहाफी नोट की, मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। रास्ते में जगह जगह कारकुनों ने एक वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा कि इमरान खान का इशू हल करो, लेकिन अभी तक वो नहीं सुन रहा। ना करें इस काफिले को, सिंपल इसके अंदर ये लिखा हो इमरान खान का मसला हल करें, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पे अमल दरामद नहीं किया। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों तरफ से मुलाकात में 4 लोग मौजूद थे, ये इस खबर ने दावा किया। सबको मैं देख रहा था उन्हें, और एक बंदे का नाम बताया कि मोहसिन नकवी इस मुलाकात का हिस्सा था, जो पाकिस्तान का वजीर दाखिला, ये भी इसके अंदर लिखा था। लेकिन ये काफिला फिर लाहौर पहुंच गया। जो एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग, अब मैं आपको बता रहा हूं इस खबर के मुताबिक। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर से कहा कि उसने सपोर्टर से वादा किया था, अपने सपोर्टर से वादा किया था कि इमरान खान का मसला हल कराऊंगा। अमली तौर पे आप ग्राउंड रियलिटी आगे इस खबर में लिखा है कि तहरीक इंसाफ लाहौर में मेरे पाकिस्तान में दोस्त हैं जिन्होंने आप एक फेयर मेरी इलेक्शन में मदद की है। आपको ये टाउट्स मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। आपको ये मसला हल करने की जरूरत है, नून लीग बहुत ताकतवर है, यू नीड टू रिजॉल्व दिस इशू। ये एक्चुअली उन्होंने कहा कि आपको ये मसला हल करने की जरूरत है। बात नहीं कर रहा, सपोर्ट हो सकता है। ट्रंप ने बराह रास्त मुनीर से ये बात की। एक जराये ने ये बात कंफर्म की है कि तादाद में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा कि मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इलेक्शन में मदद की और मेरे बहुत सारे पाकिस्तान में दोस्त हैं, मायूस हुए हैं और आपको ये मसला हल करने की जरूरत है। इमरान खान के हवाले से मैंने उनके सपोर्टर से वादा किया है कि इमरान खान का मसला हल कराऊंगा। अब ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा बकौल ये जो पेपर है या वेबसाइट है ड्रॉप साइट न्यूज, इनके मुताबिक फिर वो ये कहते हैं कि एक सोर्स ने हमें ये कंफर्म कर दिया कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त पाकिस्तानी फील्ड मार्शल से कही। बदलना पड़ गया इनको। दूसरा उन्होंने कहा कि एक और जरिए से हमने पूछा, जो 8 बंदे वहां पे इजाफी मौजूद थे, 8 बंदे बोले 4 इधर से 4 इधर से, उन्होंने कहा दूसरा फिर हमने एक और बंदे से कंफर्म किया कि क्या ये बात हुई, तो उसने ये जरूर कंफर्म किया कि ये बात हुई थी, यानी इमरान खान डिस्कस हुआ, ये बात जरूर हुई कि इमरान खान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कुछ कहा, डिस्कशन हुई है, लेकिन हरफ पर हरफ तस्दीक वो नहीं कर सकता। यानी एक सोर्स ने जो खबर दी दूसरे सोर्स ने उसकी हरफ पर हरफ तस्दीक नहीं की कि ये बात जरूर हुई है, लेकिन जुमला इस तरह नहीं, इस तरह था। वहां पे फिर किस तरह, लेकिन चले इससे एक बात निकलती है कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो दावा कर रहे थे अपने वर्कर, उनके अपने पक्के कि अभी तो उन्हीं का दावा था ना, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी दोस्त हैं, सहाफी हैं या लोग हैं, उनकी तरफ से खबरें बाहर आ रही थी। जब भी वोटिंग करवाएंगे अभी इस वक्त तो वो ये कह रहे थे या खबरें वो दे रहे थे सहाफी, उनका ये कहना था कि ऐसी कोई बात हुई नहीं, इमरान खान के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई, ट्रंप की और आसिम मुनीर की मुलाकात थी। लेकिन अब ये एक नई डेवलपमेंट है। अब इस पे रद्देअमल या तो जनरल आसिम मुनीर का या मोहसिन नकवी का इस बुनियाद पे या इसके ऊपर रद्देअमल जो है वो जो लोग डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के लोग हैं वहां से कोई रद्देअमल आ जाए तो आ जाए, इसकी तस्दीक या तरदीद हो जाए तो हो जाए। और बहरहाल अभी तक जो है वो कोई भी ऐसी चीज पब्लिक नहीं हुई थी जो पहली मर्तबा ड्रॉप साइट न्यूज ने इसको पब्लिक किया। क्या ये खबर सच्ची है? तो मैं बतौर सहाफी इसके तो 2-3 चीजें देख रहा हूं जो मुझे इसमें मिसिंग लग रही। सख्त सवाल किया इनसे तो इन्होंने मुझे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है, वो कमजोर आदमी नहीं है। ये मेरे पीछे पड़ जाते थे। बतौर एक सहाफी अगर मुझे कोई ये बताता कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को ये कहा, एक दफा परवेज रशीद साहब आए थे, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होता कि फिर आसिम मुनीर ने क्या कहा। बंदा नहीं चाहिए
इसमें पूरी खबर में ये नहीं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को इमरान खान के बारे में इंस्ट्रक्शन दी या हुक्म दिया या बात की या रिक्वेस्ट की, कुछ भी आप कह लें इसको, तो आसिम मुनीर का रिप्लाई क्या था? लेकिन जब आसिम मुनीर वापस आए पाकिस्तान तो फौरी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए और वो ज्यादा अमन के नोबेल प्राइज के लिए उन्हें नामजद कर दिया गया। मरियम नवाज के सामने और यही काम जो है वो नेतन्याहू ने भी किया। तो उनका खून खौल तो दुनिया के अंदर दो ही ममालिक है, एक पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब उनकी मुलाकात के बाद और एक नेतन्याहू उनकी मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। वैसे पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत के बेहतरीन हमायती हैं वो भी कहते हैं कि हुकूमत से एक अच्छी बच गई है, ये नहीं करना चाहिए था कि जैसा हुकूमत को इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ मामला अच्छे हैं तो कुछ बहुत बुरे भी हैं। तो एक ऐसी शख्सियत को इतने बड़े अवार्ड के लिए नामजद करना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से ये बड़ा मायूब है। ये बात याद रखनी चाहिए। ये नहीं, हमने बहुत सारे और लोगों से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनमें से किसी को हमने नामजद नहीं किया, हमने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर दिया। तो ये गुलामों वाली सोच है, इसके ऊपर बहुत तनकीद भी हुई, हुकूमत के अपने कैंप से लोगों ने तनकीद की है। सियासत के अंदर इस खबर में ये तो है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, इस खबर में ये नहीं है कि उसके जवाब में आसिम मुनीर ने क्या कहा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसका उन्होंने कोई जवाब ना दिया हो। या तो उन्होंने कहा होगा जी सर, या कहा होगा नो सर। नो सर कहने वाला तो काम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को नो सर कहने वाला तो कोई रुझान है नहीं। हथियार के तौर पे यानी जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान को मार रहा था, जब पाकिस्तान ने वापस मारना शुरू किया, अमेरिका ने जैसे ही कहा पाकिस्तान ने बंद कर दिया। मानता हूं एक दौर था, जैसे ही पाकिस्तान ने अटैक किया, अमेरिका बीच में आया, पाकिस्तान ने कहा सीज फायर की, इन्होंने फौरन बात मान, तो पाकिस्तान फौरन बात मान लेता है अमेरिका की, कितना भी गुस्सा। इन्होंने ये फैसला किया कि तो यहां पे आसिम मुनीर ने क्या कहा, ये मिसिंग है, ये हमें नहीं पता। और जब तक ये मिसिंग है तब तक ये खबर मुकम्मल नहीं हो। डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, उसके बाद क्या हो रही है हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, उन्हें कहते तन्हाई में डाल दिया गया है। इमरान खान साहब के लिए तकालीफ को बढ़ा दिया गया है, उनकी फैमिली के अंदर सिर्फ 2 लोगों को इजाजत है मिलने की, उनकी पार्टी के लोग मिल नहीं पा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं। वो खुद अंदर जेल से कहते हैं मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं हो रही, मुझे किताबें नहीं मिल रही, बल्कि मुझे आप 22-22 घंटे जेल के अंदर ही रखते हैं, तंदूर जैसी गर्मी में वहीं पर पड़ा हुआ हूं। तो इमरान खान साहब की शिकवे शिकायतें बढ़े, उनकी जो बॉडी मसल्स हैं वो भी कमजोर हो रहे हैं बकौल उनकी बहन के, लगातार उनका वेट भी गिर रहा है। तो ये सारी चीजें इमरान खान साहब के साथ हो रही हैं उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को कहा मुबैना तौर पे। आपको और बता देता हूं, मैं वो पेंडिंग है। अब क्या ये खबर सच है या ये खबर झूठ है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये बता तो वही 8 लोग सकते हैं जो 4 उधर से बैठे थे और 4 इधर से बैठे। चैनल्स को बंद मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी के सामने ये सवाल अब रखा जाएगा कि जनाब आपको मीटिंग के अंदर बिठाया है न्यूज वेबसाइट ने, तो क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई है? दूसरी जानिब नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मोमेंटम एहतजाज का अगर करना है या इमरान खान साहब की हिकमत अमली के मुताबिक कोई एहतजाजी तहरीक बड़े पैमाने पर चलानी है मेरी आवाज को तो एक मोमेंटम बनाना पड़ेगा ना। तो हैरत अंगेज तौर पे गुज़िश्ता 24 घंटों में एकदम हमने देखा कि मोमेंटम बनना शुरू हो गया। हैदराबाद में, कराची में लोग निकले, रैलियां निकलना शुरू हो गई, पीटीआई के झंडे हर तरफ नजर आ रहे थे। और सबसे ज्यादा जो हैरान किया वो बलूचिस्तान ने किया। बलूचिस्तान में मैं हैरान हो रहा था देख के, दुक्की में, लोरालाई में बहुत बड़े पैमाने पे लोग निकले और उनमें ज्यादा नौजवान थे। पाकिस्तान में बंद कर तो बलूच नौजवान पॉलिटिकल धारे में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव है। इन्होंने फायरवॉल लगाई हुई है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात सोचनी पड़ेगी कि जो चीजें वो ऑपरेशन से हासिल नहीं कर पाए, अगर इन नौजवानों को पॉलिटिकली इनको एंगेज किया जाए, सियासी नुक्ता नजर से मारन बलोच को भी छोड़ा जाए, बाकी लोगों से भी गुफ्तगू शुनीद की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रूम दिया जाए वहां पे, तो आने वाले दिनों में ये नौजवान जब पॉलिटिकली एंगेज हो जाएंगे टेक्निकल बुनियाद पे उस तो बलूचिस्तान का मसला हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन रियासत से गिले शिकवे कम हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रियासत से बहुत गिले शिकवे हैं, लोग बड़े सख्त नाराज हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में जो अपील है वो एक बड़े प्रोग्राम का ऐलान किया है। चांद साराने इमरान खान कन्वेंशन वो करवाने जा रहे हैं जिसमें उनकी आला क़यादत शामिल हो जाएगी। आप लोग पाकिस्तान से बाहर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से भी अब मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रही है, सिंध से भी कर रही है। आलिया हमजा, सरम जावेद साहिबा, दीगर बहुत सारे लोग एमपी जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, आप रुजू करें, वो मुख्तलिफ जगहों पे अब पंजाब में भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। रावलपिंडी डिवीजन में अब ज्यादा एक्टिविटीज देख रहे हैं, थोड़ी बहुत लाहौर में देख रहे हैं या सेंट्रल पंजाब में देख रहे हैं। जनूबी पंजाब अभी पूरी तरह से मुतहर्रिक नहीं हुआ। जो अपर पंजाब है वहां पे भी अभी बहुत सारे एरियाज में काम होना बाकी है।
पाकिस्तान की आधी आबादी पंजाब में रहती है, पाकिस्तान ने, और इसलिए पंजाब के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाई कोर्ट तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो मोमेंटम चल रहा है तहरीक का, वो आगे बढ़ता है, किस तरह आगे बढ़ता है, कितनी कामयाबी होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये हम साथ के साथ आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत की धमकियों और जो वजीर है उनकी धमकियों के बाद बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के बेटों की पाकिस्तान जो आमद थी वो गैर यकीनी का शिकार है। और हो सकता है वो पाकिस्तान आए, हो सकता है वो पाकिस्तान ना आए। हुकूमत जो है वो कभी धमकियां लगाती है, कभी बैकफुट पे चली जाती है, लेकिन जितनी धमकियां इस हुकूमत ने लगाई हैं ये सारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। कासिम और सलमान जब अभी अमेरिका जाएंगे तो वो ये सारी धमकियां निकालकर जबरी तौर पे जो इंसानी हकूक की तंजीमें या जो बाअसर लोग हैं जिनसे उनकी मुलाकातें होनी है वो उनके सामने रखेंगे कि इस लेवल की धमकियां हमें दी जा रही हैं, हमारे वालिद को इस अंदाज में रखा गया है, हमारी उनसे आखिरी बात ये हुई थी और उसके बाद से अब तक हमारी बात नहीं करवाई जाती। हम अपने बाप को मिलने जाने की जब बात करते हैं तो हमारे साथ इस किस्म का सलूक है और इस किस्म की धमकियां हमें दी गई हैं। अब वो ये चीजें सामने रखेंगे। मुझे कुछ जराए ने बताया कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से ये नौजवान आने वाले दिनों में कुछ मौसर इकदाम करने जा रहे हैं। जो लोग इनसे जुड़े हैं उनमें से एक शख्स ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी है कि अब उन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ये फैसला किया है और बताया सबको कि हमारे वालिद जेल में है, हम ये समझते हैं कि वो बेगुनाह जेल में है और सब कुछ करके देख लिया है। अब वो उम्र के इस हिस्से में है कि हम नहीं चाहते कि बड़ा नुकसान हो, लिहाजा हम खुद एक रोल प्ले करना चाहते हैं इमरान खान साहब की आजादी के लिए और उस पर उनकी फैमिली काम कर रही है। वो दोनों भाई जो है वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, तक जा सकते हैं, क्या इसमें वो पाकिस्तान आएंगे, अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। या उनकी मेरे ख्याल में अगर वो इमरान खान साहब से मिलेंगे भी ना तो उसके बाद उन्हें इंटरनेशनली इन मामलात को उठाना चाहिए क्योंकि वहां से प्रेशर एक बहुत बड़ा जनरेट होता है। पाकिस्तान के अंदर जो जिम्मेदारी है वो उन तमाम लोगों की है जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट इकट्ठा करके कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की सीटें जीती हैं या जिन्होंने ओहदे लिए या जो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर आकर पहले भी बैठे रहे और अभी भी बैठे। चुप है तो इन लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है पाकिस्तान में यहां पे अवाम को मोटिवेट करने की, निकालने की। बतौर इमरान खान के बेटों के वो पूरी दुनिया के अंदर जाके इस मामले को उठा सकते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक बड़ी मीटिंग हुई है, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत नेशनल जुडिशियल पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, उन्होंने जबरी गुमशुदगियों के ऊपर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा कि अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। देखिए, अदलिया पूरी की पूरी समझौते का शिकार हो गई है इस वक्त। प्रैक्टिकली तो यही है ना 26वीं आईनी तरमीम के बाद कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम है, आईनी अदालत के इख्तियारात ज्यादा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है वो एक सेरेमोनियल ओहदा हो गया, जैसे सदर और वजीर आजम में सदर का ओहदा होता है, एक अलामती ओहदा होता है, लेकिन ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने जो बात की है ना ये कि इसमें बाकी चीफ जस्टिस भी उनके साथ थे, इस्लामाबाद, लाहौर करके बाकी इलाकों से जहां जहां से चीफ जस्टिस सारे के सारे आए हुए थे, तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने शिरकत की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा एलामिया में नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने जबरी गुमशुदगियों का नोटिस लेते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव के खदशात पर रद्द-ए-अमल के लिए इदारा जाती कमेटी कायम की जाए। कमेटी रद्द-ए-अमल मुरतब करेगी और अटॉर्नी जनरल के जरिए एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, मैं बात कर देता हूं ना, अभी डायरेक्ट बात कर देता हूं। अगर आप में से किसी के पास इख्तियार है और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक ये मेरे जुमले पहुंचा सकते हैं तो जरूर आप पहुंचा दें। तरीके से सामने आ रही है। बात सिर्फ इतनी है कि जो इनसे पहले चीफ जस्टिस थे मैं उनको भी चिल्लाता रहा और उन्हें कहता रहा कि आप मुझे बुलाएं, मैं आपको बताता हूं मुझे 5 महीने तक जबरी तौर पे लापता रखा गया है, मैं बताता हूं मुझे कौन ले गया था, कहां रखा था, उस जगह भी आपको दिखा देता हूं, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आपको साबित भी कर देता हूं कि क्या क्या होता है वहां पे और किस तरीके से होता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आप हौसला करें मुझे बुलाएं, काजी फायद ईसा ने मुझे नहीं बुलाया।
अब अगर आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, तो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब आप बुला लें, आप पूछ लें, वो ये देखेंगे मैंने इधर किसी भी जो शख्स जबरी तौर पे लापता हुआ उसको बुला लें और पूछ लें। आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैं तो पुलिस के पास भी गया था मुकदमा दर्ज करवाने, उन्होंने हाथ जोड़ लिए मेरे आगे, उन्होंने कहा जी हम नहीं मुकदमा दर्ज कर सकते, जो कहते हैं गलत इनकी पॉलिसी, हमें माफ कर दें आप, हम कैसे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें इतने ताकतवर लोगों के खिलाफ। हर बात के ऊपर तो देखिए एक सवाल पैदा होता है, मैं चीफ जस्टिस साहब से और उनके साथ जितने भी सारे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के मौजूद थे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये सौदा क्या जबरी तौर पे अगर कोई शख्स लापता हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में तो उसको बाजियाब करवाने की जिम्मेदारी अदालत की होती है? नहीं, ये इदारों की जिम्मेदारी होती है कि उसको बाजियाब करवाया जाए। बन जाते हैं, अदालत की जिम्मेदारी होती है कि इस सिलसिले में इंसाफ किया अब जाए। ये दो कैसे बनाएंगे? यानी जिस शख्स ने, जिस इदारे ने, जिस गिरोह ने, या जिन लोगों ने, या जिस ऑफिसर ने दे दिया, उस बंदे को लालच दे दिया, उससे वोट ले लिया, जबरी तौर पे लापता किया किसी को, उसको सजा दी जाए। बाकी लोग जो है जब तक आप सजा नहीं देंगे ना, जा रहे हैं, जब तक आप एहतसाब नहीं करेंगे उन लोगों का जो जबरी तौर पे इंसानों को लापता करते हैं, या जो जबरी गुमशुदगियों के लिए जिम्मेदार हैं, या जो फोर्सफुली इंसानों को उठाकर ले जाते हैं, उन्हें मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, इलीगल हिरासत के अंदर रखते हैं, जब तक आप उन अनासर को पकड़ के सजा नहीं देंगे ना, जब तक आप उन्हें लाकर कानून के कटहरे के अंदर खड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। मैं आपको कोरे कागज पे लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जब तक आप ऐसे अनासर को कानून की गिरफ्त के अंदर नहीं लेकर आएंगे, ये मामला ठीक नहीं होगा। यही चैलेंज मैंने काजी फायद ईसा साहब को भी किया था। आज आपको भी मैं यही कह रहा हूं कि आप किसी एक केस के अंदर मिसाल बना दें किसी एक ऑफिसर को, किसी एक बंदे को। सब जानते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो इसके पीछे होते हैं। जबरी तौर पे लापता करने के मामला में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आलमी सतह पे छपी है। जितने बंदे छूट कर आते हैं, आप किसी को अपने चेंबर में बुला लें और बुलाकर पूछे आपको कौन ले गया था, बनने के चक्कर में गुजर गई, उसकी मुखालफत में बुला लें आप सदाकत अब्बासी को, उस्मान डार को पूछे कौन ले गया था, अंदाजा करें आप बुला लें ना, पंजूता साहब को बुला लें, इमरान खान पूछे उनसे उन्हें कौन ले गया था, वो आपको बता देंगे। तो मैं आपकी अपनी जुडिशरी से उनका ताल्लुक है, सीनियर लॉयर है वो, उन्हें बुलाकर पूछ लें। और वकला जो गायब हुए थे उन्हें बुलाकर पूछ लें आप, अल्लाह मुझसे सब आपको बता देंगे उन्हें कौन उठाकर ले गया था, कहां ले गया। अहमद फरहाद साहब को बुलाएं, मुझे बुलाएं, आप पूछें के खिलाफ है। आपको सब लोग आपके चैम्बर में खड़े होकर बताएंगे और आप खुद जानते हैं कि जबरी तौर पे लापता किसने किया और कैसे किया और कहां रखा। ज्यादातर चीजें आप लोगों को पता होती हैं। सारों को जाली तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जब तक सजा नहीं देंगे खिलाफ है तब तक बाजियाबियों का कोई फायदा नहीं। ये लोग जबरी तौर पे लापता होते रहेंगे क्योंकि लापता करने वालों को ये पता है कि हमारे खिलाफ एक्शन कोई नहीं हो, किसी अदालत ने हमारे खिलाफ कुछ नहीं करना, लिहाजा वो दीदा दलीली के साथ यही काम करते हैं और फिर करते रहेंगे। इस काम के लिए उनको हटा के नाज़रीन एक और डाटा मेरे पास आया और ये महंगाई के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ये तो मेरिट नहीं हो सकता। इस साल में पैदा नहीं होता कि ये मेरिट जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, ISI को स्टेटस ये महकमा शुमारियात है हुकूमत का, ये पहली दफा आपने किया। और अभी जो ये कीमत बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं। मार्केट में चीनी ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर दी है। जब ये चीनी 80 रुपए किलो हुई थी तो रोला डाल दिया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मीडिया ने भी और पाकिस्तान की पीडीएम की जमातों ने भी, और बैंकिंग करने वाले भी खुद ही थे क्योंकि सारी चीनी शुगर मिलें इनकी अपनी है। यकीन था तो जब 80 रुपए हुई तो इन्होंने रोला डाल दिया था। देखिए और आज हालात में आपने डबल सेंचुरी की है चीनी ने, ये अखबारात में खबरें छप रही, ये मुश्किल थी। तो डबल सेंचुरी की बात करने को कोई तैयार नहीं है। हुकूमत खुद महकमा शुमारियात इस बात का एतराफ कर रहा है कि 55 रुपए किलो इजाफा हो गया अभी चीनी के अपना था। और चिकन की कीमत में 70 रुपए किलो इजाफा हुआ 2022 जुलाई के पहले एक हफ्ते के अंदर। 51 अशिया जरूरत जो है उनमें से 19 की कीमतें एकदम बढ़ गई है, या डाटा या कुछ सिर्फ 6 की कीमतें कम हुई आगाह किया गया। तो ये पाकिस्तान में महंगाई लगातार फिर ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन किसी की इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, कोई इसकी तरफ तवज्जो देना ही नहीं चाहता। ताजर है वो भड़के हुए, ये ताजरों को पढ़ रहा था, वो कह रहे जी अपने टैक्स नहीं देना, हम एहतजाज में जा रहे हैं। ताजरों को गुस्सा अपनी जगह पे है, वो कहते हैं जी हमें कुछ सहूलत मिले तो हम टैक्स देना। जरा आप उनकी बातें तो सुने ताजरों की। वो कहते हैं जी इमरान खान के दौर में लोग आपके खिलाफ गुर्बत कम थी, आप 45% पर ले गए। उनके नतीजे 135 अरब डॉलर जो आपने IMF से लिया उसका आप हमें हिसाब तो देना, पहले आपने हमारे ऊपर कितना खर्च किया। उन्होंने यूके की मिसाल दी कि उनके हुक्मरान अखराजात करते ही नहीं, गाड़ियां सरकारी उनको नहीं मिलती ज्यादा, आपके मुकाबले में उनका खर्चा बहुत कम है, और वो पैसा दुनिया में उन्होंने हुकूमत की है, और आप 1 लाख लग्जरी गाड़ियां आपके लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट और वजीर, इनका तो हिसाब दें पहले। जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हिसाब दें पहले।
8200 अरब लाखों लोग, उन्होंने कहा जी ये सूद में आप दे रहे हैं हर साल, आपके आने के बाद से आपने कर्जा हमसे पूछ के लिया था, अगर लिया तो बताओ कहां खर्च किया, कर्जे का हिसाब तो हमें दो। छोड़कर चले गए वो पैसा आपने किकबैक्स के अंदर, रिश्वतों के अंदर वो आपने पहुंचा दिया दुबई में, लंदन में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में। पैसा तो आप पाकिस्तान से बाहर लेके तैयार नहीं है, कर्जा लेते हैं अवाम के नाम पे, अवाम पे लगाने के बजाय पैसा बाहर ले जाते हैं, और अवाम को आप हिसाब देने के लिए तैयार नहीं कि पैसा आया तो खर्च कहां पे हुआ, और आप ये कह रहे हैं किनके अकाउंट में ये पैसा सारी दुनिया जानती है। ये भी उन्होंने कहा था जिन्होंने, उन्होंने कहा जी 2000 अरब की एक और चोरी हुई है, एक काम किया ये डीडीआर में इकट्ठा किया, 12 साल में 24,000 अरब का नुकसान उन्होंने ये क्लेम किया कि आईपीपीज ने कर दिया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, इन्होंने टका के आईपीपीज लगाए। राजा रेंटल कहते थे आपके तो ठेके राजा परवेज अशरफ को, उसके बाद इन्होंने खुद ला के लगा दिए आईपीपीज। और पाकिस्तान को जो नुकसान 12 साल में हुआ, 24,000 अरब का नुकसान हुआ पाकिस्तान को, ये ताजरों ने दावा किया। उन्होंने कहा सारे अली बाबा 40 चोर हैं, हम 19 तारीख से पूछे जिसने जा रहे हैं मुल्कगीर हड़ताल के लिए, एहतजाज के लिए। चाबियां शहबाज शरीफ को भिजवा दी थोड़े दिन पहले इन्होंने। ताजिर तपे हुए हैं। एक तो पाकिस्तान में देखें, ताजिरों से टैक्स लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ताजिर पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते, ये शिकायत हर हुकूमत करती है। लेकिन ताजिर ये कहते हैं कि जनाब सानू कुछ दोगे तो टैक्स देंगे ना, हमें सहूलत आपने कौन सी दी हुई है? कोई सहूलत सरकार हमें बताए कि उन्होंने हमें ये सहूलत दी है, इसके बदले में टैक्स हम जमा कराएं तो हमसे टैक्स ले लें। अब ये रोला पड़ा हुआ है, हुकूमत कहती है टैक्स दो, ताजिर कहते हैं किस बात का टैक्स दें, आप हमें सहूलत क्या दे रहे हैं? के किसान का बेड़ा, और वो ये कहते हैं जालिमाना टैक्स है। अब जो इख्तियारात बढ़ा दिए एफबीआर के ताजिरों से टैक्स लेने के लिए, बंदे गिरफ्तार करो, अंदर डालो, उस पर वो और ज्यादा परेशान है। और 19 जुलाई से वो लोग कह रहे हैं जी हम मुल्क की हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे इस मामले को लेकर। नाज़रीन, मौलाना खानजेब साहब की शहादत के बाद एएनपी ने इजलास बुलाया अपने थिंक टैंक का, और वो दो ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं, या तो मोटरवेज को बंद कर देंगे या वो पेशावर के अंदर बड़ा एहतजाज करेंगे। लेकिन देखिए मौलाना साहब का जो शिकवा था या उनकी तहरीक जो चल रही थी, वो एक ऑपरेशन के खिलाफ चल रही थी, ड्रोन्स के खिलाफ, और वो वफाकी हुकूमत करती है। तो एएनपी ने अगर एहतजाज करना है उनके हवाले से, मोटरवेज बंद करना है, उनका जो भी एहतजाज तो उनका हक है, जहां मर्जी वो करें। लेकिन ये फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ पेशावर में एहतजाज कैसे करेंगे? कोई हक नहीं है। सवाल तो ये पैदा होता है। देखते हैं एएनपी इसमें क्या फैसला करती है। अब तक इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। खुश करना है, हमने मिडल मैन को खुश करना है, हमने किसान को खुश नहीं रहने देना। किसान की गंदुम पड़ी रही, खरीदने वाला ही कोई नहीं था, वो बेचारे ने नुकसान के अंदर गंदुम बेची है। ये कह रहे हैं जी खुशहाल हो गया किसान। ये पहले जख्म देते हैं, उसके बाद नमक छिड़कते हैं। ये इनका तरीका वारदात है, और ये भीख पे लगाना चाहते हैं सारी कौम को। किसान तो हमेशा से खुद कफील है, लेकिन आप लोगों ने किसान को दीवार के साथ लगा दिया। एक अतर मनल्ला साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट है, और अतर मनल्ला साहब ये कहते हैं कि ताकतवर तबका पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, जबकि कानून के मुताबिक पुलिस को आजाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अतर मनल्ला साहब, मैं एक बड़े ताकतवर आदमी के साथ एक दिन बैठा था, उनसे मैं बात कर रहा था, डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कंट्रोल करते हैं पूरे निज़ाम को पुलिस के जरिए से, यानी हमारे 90% काम हम पुलिस से लेते हैं। क्योंकि मैंने सवाल किया था कि कराची में आपने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया जब पुलिस ने छुट्टियां लेना शुरू कर दी। वो कैप्टन सफदर वाला वाकया आपको याद होगा, कायद आज़म के मज़ार के ऊपर उसने उछल कूद की थी, उसके बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया था, और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के अंदर एक दरवाजा तोड़ा गया था होटल का, मरियम नवाज जहां पर ठहरी हुई थी। उसके बाद जनाब पुलिस छुट्टियों पर जाना शुरू हो गई, क्योंकि आईजी के ऊपर सख्ती कर दी थी गई ISI के ऑफिसर ने वहां पे, और फिर वो अफसर भी वहां से हटा दिए गए, तो फौज बैकफुट पे चली गई थी। तो मुझे उस ऑफिसर ने कहा जी हम अपने 90% गंदे काम जो हैं या अपने जो मामला हैं वो पुलिस से करवाते हैं, और पुलिस अगर हमारा साथ ना दे तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और यही हुआ था कि जनरल बाजवा को वो फैसला लेना पड़ा और बैकफुट पे जाना पड़ा। ये मुझे अच्छी तरह याद है। बहरहाल ये क्योंकि एक वाकया था, मुझे याद था। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।